हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। जैसा कि हम लोगों का लेक्चर चल रहे थे, 3 लेक्चर हुए थे लास्ट ईयर के। जो एमसीक्यू हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि रिपीट होते हैं, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा था। मतलब कि जैसा होता क्या है कि अगर कोई एमसीक्यू है पर्टिकुलर, मे बी एमसीक्यू ना रिपीट हो, लेकिन जो कंसेप्ट है, अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो अगर उस कंसेप्ट या उस टॉपिक से आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो आज ये चौथा लेक्चर है मेरा, जिसमें लास्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट रिस्क आल्सो नोन एज ऑप्शन ए सिस्टमैटिक रिस्क और डाइवर्सिफिएबल रिस्क, ऑप्शन बी अनसिस्टमैटिक रिस्क और डाइवर्सिफिएबल रिस्क, एंड ऑप्शन सी सिस्टमैटिक रिस्क और नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, ऑप्शन डी अनसिस्टमैटिक रिस्क और नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। तो देखो, मैं आपसे हमेशा ये बोलूँगा कि आप क्वेश्चन को पहले पुश करो, पुश करने के बाद आप क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देन हम सॉल्व करेंगे। तो उसको समझो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं पूरा कंसेप्ट कि मतलब कैसे कौन सा आंसर ठीक है कि सिस्टमैटिक, जब तक आपको यही नहीं पता होगा सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क ये सब क्या है, तो आप मार्केट रिस्क को नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। पहले हम समझते हैं वैसे रिस्क होता क्या है। तो रिस्क मीन्स डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देखो, रिस्क का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका एक्सपेक्टेड जो आउटकम है उससे डेविएशन। मान के चलो आपने सोचा है कि आपको पर्टिकुलर 1 साल बाद 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको इससे कम मिले, तो वही रिस्क है। रिस्क का सिर्फ मतलब ये है डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जितना आपने सोचा है उससे कम मिले तो उसको, या उससे ज़्यादा मिले उससे जो डेविएशन होगा, या ये भी बोल सकते हो कि जो आपका एक्चुअल आउटकम है या स्टैंडर्ड आउटकम है उसमें डिफरेंस, इसी को हम लोग रिस्क बोलते हैं। रिस्क फाइनेंस में 2 टाइप्स का होता है। देखो, पहला जो रिस्क होता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क होता है, दूसरा जो रिस्क होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। सिस्टमैटिक रिस्क हमेशा जो होगा आपका माइक्रो फैक्टर के कारण आता है। माइक्रो फैक्टर का मतलब होगा आपका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, लीगल। इसको आप लोग PSTEL बोलते हो। मतलब ये होता है कि ये जो फैक्टर होते हैं कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये वाला जो रिस्क होता है एक पर्टिकुलर कंपनी पे नहीं होता, पूरी इंडस्ट्री पे ये वाला रिस्क होता है। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो आपका अनकंट्रोलेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन इसे कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। और जो दूसरा आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो आपका आता है माइक्रो फैक्टर के कारण आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो अगर चाहो, प्रॉपर प्लानिंग से या प्रॉपर आपका गाइडेंस से, प्रॉपर सुपरविजन से उनको आप कंट्रोल कर सकते हो अनसिस्टमैटिक रिस्क को। लेकिन जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क होता है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सिस्टमैटिक रिस्क को जो है उसको बीटा भी बोलते हैं, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड सिस्टमैटिक रिस्क जो है फर्दर डिवाइड होता है 3 टाइप के रिस्क में। पहला आपका जो होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा जो होता है मार्केट रिस्क, तीसरा जो होता है परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब ये होता है कि जो आपने मॉनेटरी पॉलिसी, एक टर्म होता है जो कि RBI बनाती है इंडिया में। अगर जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है उसमें अगर कम या ज़्यादा होगा, वो आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट में और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा शेयर और डिवेंचर में। कि जैसे आप मान के चलो, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी में हुआ ये कि बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो ये मान के चलो, पहले बैंक दे रही थी 7%, फिर बैंक ने बोल दिया हम 10% देंगे, ठीक है। शेयर में आपको पहले मिल रहा था 9%, ठीक है। फिर इसके बाद आप, ऑब्वियस सी बात है, वहां से अपना इन्वेस्टमेंट हटा के बैंक में कर लोगे, क्योंकि बैंक में आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो फैक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती इन फैक्टर्स को, ठीक है। ये माइक्रो नेचर होते हैं। और दूसरा जो आप, अब हम बात करते हैं मार्केट रिस्क की। देखो, मार्केट रिस्क जो होगा, ट्रेडिंग प्राइस जो है शेयर का, जो फेस वैल्यू है, या जब आप शेयर्स को ट्रेड कर रहे हो उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों आता है। होता क्या है, कभी प्राइस आपका ज़्यादा होता है शेयर्स का, कभी प्राइस आपका कम होता है। तो उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन आने के कारण क्या होते हैं, तो उसके प्राइस में भी फ्लक्चुएशन कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जैसे जब नोटबंदी हुई थी तो शेयर्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे थे। तो काफ़ी सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारे शेयर मार्केट में पर्टिकुलर शेयर के प्राइस इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज भी होते हैं, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा मार्केट रिस्क, ठीक है। थर्ड रिस्क जो होगा आपका परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशनरी रिस्क होता है, ठीक है। होता क्या है कि जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है, अगर आपको कोई 1 रुपये अभी देगा उसकी परचेजिंग पावर या उसकी वर्थ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वही रुपीज़ आपको 1 साल बाद मिले, तो आप हमेशा ये बोलोगे। अगर आपसे बोलूँ, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ कि 1,000 रुपये आप अभी ले लो, ठीक है, या आप 1,000 सेम अमाउंट 1 साल बाद ले लेना हमसे, तो आप हमेशा यही बोलोगे कि वो 1,000 आप हमें अभी दे दो। क्योंकि रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि अभी जो परचेजिंग पावर है पर्टिकुलर मनी की वो ज़्यादा है, और यही अगर 1 साल के बाद जो परचेजिंग पावर या वर्थ जो थी मनी की वो कम हो जाएगी। आप अभी उस 1,000 रुपये से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो और फ्यूचर में आप उससे कम चीज़ें खरीद पाओगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर रिस्क, ठीक है। और परचेजिंग पावर रिस्क को इन्फ्लेशन रिस्क भी बोलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क की। देखो मैंने कि जैसा आपको बताया है कि जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है हमारा कंट्रोलेबल होता है और माइक्रो फैक्टर के कारण होता है, ठीक है। और ये इंटरनल फैक्टर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इसको कंट्रोल भी कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर प्लानिंग करें तो इस टाइप के रिस्क जो रिस्क होता है इसको कंट्रोल कर सकती हैं। इसमें जो आपका सबसे पहला रिस्क होता है बिजनेस रिस्क होता है। तो बिजनेस रिस्क जो होता है ये रिलेटेड तो होता है फ्लक्चुएशन इन सेल्स। देखो होता क्या है कि जब आपकी सेल्स में फ्लक्चुएशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जब सेल्स में फ्लक्चुएशन होगी तो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन होगी, जब प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन होगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगी क्योंकि उन्हें कम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। देखो बिजनेस रिस्क का एक ये भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, स्ट्राइक हो गई। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो जाएगी तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, जब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो कोई सेल्स नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस टाइप के रिस्क को कंपनी मिनिमाइज कर सकती है, प्रॉपर प्लानिंग करे, कोशिश करे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो। तो ये अपने आप रिस्क नहीं होगा, इसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है इस टाइप के रिस्क को, और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क था उसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। जब आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हो तो फाइनेंशियल रिस्क आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी होता है, मतलब जितने भी आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनका मिक्सचर को आप बोलते हो कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज को। इसमें आपका डिवेंचर्स हो सकते हैं, इसमें आपके प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, इसमें आपके इक्विटी शेयर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी जितनी भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं आपके फाइनेंस के। फाइनेंशियल रिस्क आपका तब बढ़ जाता है जब आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा डेट यूज करते हो। जब आप उधार का पैसा ज़्यादा यूज करोगे तो फाइनेंशियल रिस्क ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। होता क्या है कि जनरली आप ये मान के चलो कि आप इक्विटी शेयर कम यूज कर रहे हो और उधार का पैसा ज़्यादा यूज कर रहे हो, शेयर्स कम यूज कर रहे हो। जब आप उधार का पैसा ज़्यादा यूज करोगे तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी कि आपने जैसे अगर डिवेंचर्स इशू किए तो डिवेंचर में आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, तो एक लायबिलिटी हो गई ना, 1 साल बाद या 1 मंथ बाद आपको इतना इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर आप कोई भी डेट इशू नहीं करोगे तो आपका फाइनेंशियल रिस्क जीरो होगा। अगर जितना ज़्यादा आप डेट इशू करोगे उतना ही ज़्यादा आपका फाइनेंशियल रिस्क होगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कर सकती हैं कंपनियां। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है इसको प्रॉपर प्लानिंग से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, और फाइनेंशियल रिस्क को भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक और मेन डिफरेंस होता है सिस्टमैटिक रिस्क में। जब आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो सिस्टमैटिक रिस्क आपका रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन जब अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात कर रहे हैं, जब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो करोगे, मतलब बहुत सारी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे बहुत सारी कंपनियों के, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है आपका वो अनडाइवर्सिफिकेबल होता है, जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो आपका डाइवर्सिफिकेबल होता है। होता क्या है कि सिस्टमैटिक रिस्क में आप बहुत सारी शेयर्स पे इन्वेस्ट कर दो तब भी आपका वो डाइवर्सिफाइड नहीं होता है, ठीक है, वो आप उस रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या है कि आप बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो या पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दो तो आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ कि हमारा ऑप्शन क्या बोलता है। मार्केट रिस्क आल्सो नोन एज, देखो मार्केट रिस्क के बारे में हमने पढ़ा तो था, देखो हम देखते हैं मार्केट रिस्क क्या था।
मार्केट रिस्क, हाँ ये सिस्टमैटिक रिस्क का पार्ट है। तो ये तो पता चल गया है सिस्टमैटिक रिस्क होगा। ऑप्शन देखते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क ऑप्शन ए में है, सिस्टमैटिक रिस्क ऑप्शन बी में है। देखो ऑप्शन ए में क्या बोला गया, सिस्टमैटिक रिस्क और डाइवर्सिफिकेबल रिस्क, ठीक है। और ऑप्शन सी में वो क्या बोला गया, सिस्टमैटिक रिस्क और नॉन डाइवर्सिफिकेबल रिस्क। तो हमने आपको बताया था जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो नॉन डाइवर्सिफिकेबल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो आपका मार्केट रिस्क होता है वो नॉन डाइवर्सिफिकेबल होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा जितना भी सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं वो सारे नॉन डाइवर्सिफिकेबल होते हैं, ठीक है। और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं वो डाइवर्सिफिकेबल होते हैं, ठीक है, समझे। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा आपका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय करंट डिसीजन इज रिफर्ड टू एज। ऑप्शन ए सन कॉस्ट, ऑप्शन बी मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन सी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ऑप्शन डी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं या पर्टिकुलर जो आपके टॉपिक है उसको समझते हैं कि सन कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। उसके बाद हम आंसर देंगे। तो देखो आप यार ये कोशिश किया करो, लास्ट में जब पूरे 5 क्वेश्चन हो जाएं, आप पूरे कर लिया करो, तो आप अपना जो कमेंट में लिखा करो कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। पहले आप क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करो, फिर आपको अपनी गलती पता चलेगी। यार खुद की गलती को जानना और उसको सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा कोशिश करो आपकी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पर्टिकुलर कि सन कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। देखो मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप किसी एक नई यूनिट बनाने पे क्या कॉस्ट को इनकर कर रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जो हमने एग्जांपल दिया है, पहले जो टोटल कॉस्ट थी 3 यूनिट बनाने में आपको 1550 रुपये लग रही थी। फिर आपने 4 यूनिट बनाई तब आपको 1900 लग रही। पर्टिकुलर एक यूनिट को बनाने में आपकी क्या कॉस्ट आई, जब आप 1900 से 1550 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 350। तो पर्टिकुलर एक यूनिट को बनाने में आपकी जो कॉस्ट आई वो 350 आई, उसी को आप बोलोगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि एक नई यूनिट को बनाने में क्या कॉस्ट आ रही है, एक एडिशनल यूनिट को बनाने में आपको क्या कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, ठीक है, उसको आप बोलते हो मार्जिनल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं संक कॉस्ट। दीज आर कॉस्ट that have been incurred and cannot be recovered. If you left the industry, you could not reclaim sunk cost. देखो sunk cost एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि रिकवर नहीं हो सकती है, आप जिसको रिकवर नहीं कर सकते हो। एक बार इनकर्ड हो गई फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है। जैसे होता क्या है कि आपने पर्टिकुलर कोई एसेट परचेज किया तो आप उसको सेल कर दोगे, तो आपकी जो पर्टिकुलर मान के चलो अगर आपने एक पर्टिकुलर एसेट परचेज किया था 5 लाख का, तो 1 या 2 साल बाद आप जब उसे सेल करोगे तो वह 3 या 4 लाख रुपए कितने में भी जाएगा, तो आपको कुछ तो कॉस्ट आएगी, कुछ कॉस्ट आपकी रिकवर होगी। लेकिन सनक कॉस्ट में ऐसा नहीं है। सनक कॉस्ट में ये है कि ये कॉस्ट रिकवर नहीं होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो सकता है, इफ़ यू स्पेंड मनी ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंटायर एन इंडस्ट्री यू कैन नेवर क्लेम दिस कॉस्ट बैक। आपने क्या किया, आप नए नए आए हो, आपने पूरी इंडस्ट्री के लिए एक एडवर्टीजमेंट दे दिया, ठीक है, उस कॉस्ट को आप रिकवर नहीं कर सकते। आप जब आप ये मान के चलो आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आप जब जा रहे हो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप ये नहीं बोल सकते हो सारे इंडस्ट्री जितनी भी कंपनियां उस इंडस्ट्री की कि मेरी कॉस्ट मतलब मैंने आपके लिए एडवर्टीजमेंट की थी तो आप भी कॉस्ट दो, आप ये नहीं बोल सकते हो। तो इसी को हम बोलते हैं संक कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट जो होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होती है वो होती है दीज कॉस्ट आर इनकर्ड व्हेन बिजनेस मेक्स अ पॉलिसी डिसीजन। मतलब आप एक प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर रहे हो, या एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर है, या आप अपनी मशीनरी को अपग्रेड कर रहे हो, या आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हो, या आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो, आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। फिर इसके बाद अगली कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सिंपल सा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस एनी एग्जिस्टिंग एसेट हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सिंपल है, समझ गए होगे आप लोग। तो अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन की और उसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, कॉस्ट इनकर्ड इन अ पास्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय करंट डिसीजन
देखो सन कॉस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो गई है पास्ट में, वो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। जब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो तो उसका करंट डिसीजन से भी कोई अफेक्ट नहीं करता। आप जब करंट डिसीजन ले रहे होगे तो उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मार्जिनल कॉस्ट तो इसका हो नहीं सकता। एक नई कॉस्ट को बनाने में, जो एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में जो कॉस्ट आती है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब ये है कि जब आप कोई नई प्रोडक्ट लाइन पे जा रहे हो, या आप अपने प्रोडक्ट या आप मॉडर्नाइजेशन पे जा रहे हो, आप डाइवर्सिफिकेशन पे जा रहे हो, तब आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट तब आती है जब आपने पर्टिकुलर एसेट या जो आपका मशीन है उसको रिप्लेस कर रहे हो, एग्जिस्टिंग मशीन को न्यू मशीन से रिप्लेस कर रहे हो। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो ऑप्शन ए लग रहा है, सunk कॉस्ट सही होगा इसका ऑप्शन। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स एनपीवी इक्वल टू 0 इज नोन एज। ये ऐसा क्वेश्चन है, या पर्टिकुलर आपने अगर लेक्चर 1 देखा होगा तो उसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। लेक्चर 2 में भी ये क्वेश्चन आया, लेक्चर 3 में भी ये क्वेश्चन आया, लेक्चर 4 में भी ये क्वेश्चन आया। बस क्वेश्चन सेम नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं और वही क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आपसे बोलूँगा कैपिटल बस्टिंग को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल सा है। द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स एनपीवी इक्वल टू 0 इज नोन एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न होता है जहाँ पे आपका एनपीवी 0 होता है। मैंने ये आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें भी बताया है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेक्चर 1 में मैंने पर्टिकुलर हैंड नोट्स बनाए थे इस पर। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन आप कोशिश करो, आपको समझ आएगा। तो एनपीवी सिंपल सा बस ये है, जहाँ पे आपका एनपीवी 0 होता है वो होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उस रेट को आप बोलते हो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4, additional revenue is generated by the selling an additional unit is known as incremental revenue, marginal revenue, total revenue and average revenue। देखो जैसा मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट था जो, वही कंसेप्ट सेम इसमें लगेगा मार्जिनल रेवेन्यू पे। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता था जब आप एक पर्टिकुलर नई यूनिट बना रहे हो तो आपको उस यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, उसको आप लोग मार्जिनल रेवेन्यू बोलते थे, मार्जिनल कॉस्ट बोलते थे उसको, सॉरी। फिर मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब आप पर्टिकुलर एक यूनिट को ज़्यादा सेल कर रहे हो तो उससे क्या रेवेन्यू निकल रहा है। तो इसमें यही बोला गया है, एडिशनल रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम मार्जिनल कॉस्ट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। जब आप पर्टिकुलर एक यूनिट को ज़्यादा बना रहे हो तो आपको क्या कॉस्ट आ रही है, तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया। जब आप पर्टिकुलर एक यूनिट को ज़्यादा सेल कर रहे हो तो आपको क्या रेवेन्यू हो रहा है। सिंपल सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इसलिए बहुत डिटेल और बहुत अच्छी तरीके बताऊंगा, इसको अच्छे तरीके समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। The optimal payout ratio for growth fund is nil and decline fund is 100% is established by। ये एक अजम्पशन है जिसके बारे में बोला गया है कि जब एक ग्रोथ फर्म होगी तो उसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा, या ये भी बोल सकते हैं ऑप्टिमल पे आउट रेशियो, वो 0 होगा, मतलब कुछ भी पे नहीं करेगी ग्रोथ फर्म। अगर वो डिक्लाइन फर्म होगी तो वो पूरा का पूरा पैसा दे देगी, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका गॉर्डन मॉडल, दूसरा ऑप्शन है आपका वाल्टर मॉडल, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि गॉर्डन मॉडल क्या था, वाल्टर मॉडल क्या था। पहले आप इनके बारे में अच्छी तरीके जानो, फिर इसके बाद पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके समझना। काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन को देखा, मैंने 3 बार एग्जाम दिया, तीनों बार मुझे ये क्वेश्चन मिला है। कभी इसमें ये बोला गया कि गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला बताओ, कभी इसके अजम्पशन से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करना समझने की, ठीक है। जितने भी मॉडल थे वो थ्योरीज थी डिविडेंड की। तो यार देखो मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन आप कोशिश करना, मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। जो थ्योरीज थी डिविडेंड की वो 2 टाइप्स की थ्योरी थी। पहली आपकी रिलेवेंस थ्योरी थी, दूसरी आपकी इनरिलेवेंस थ्योरी थी। रिलेवेंस थ्योरी में ये बोला गया था
कि जो डिविडेंड पॉलिसी होती थी वो कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट करती थी, ठीक है। और इन रिलेवेंस थ्योरी में आपकी ये बोला गया था डिविडेंड पॉलिसी थी जो वो जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसको अफेक्ट नहीं करती थी, ठीक है। पहले में ये बोला कि जैसे जो डिविडेंड पॉलिसी होगी 50% डिविडेंड पे करेंगे, 100% डिविडेंड पे करेंगे, 50% डिविडेंड पे करेंगे, वो जो वैल्यू ऑफ फर्म या वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर को इफेक्ट करती थी, ठीक है। या जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ थी उसको इफेक्ट करती थी डिविडेंड पॉलिसी। दूसरे में यह बोला गया कि डिविडेंड पॉलिसी नहीं इफेक्ट करती थी। अब पर्टिकुलर हम बात करते हैं वाल्टर मॉडल की। तो वाल्टर मॉडल में 3 टाइप की फर्म की बात की थी, ग्रोथ फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म और नॉर्मल फर्म। ग्रोथ फर्म वो फर्म होती थी जिसका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता था, आर ज्यादा होता था के से, ठीक है। और डिक्लाइन फर्म वो होती थी जहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न कम होता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। नॉर्मल फर्म में आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होता था, ठीक है। अब हम इसके कुछ अजम्पशन थे। पहला अजम्पशन ये था, फाइनेंस ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेन्ड अर्निंग व्हाइल डेट एंड न्यू इक्विटी नॉट इशूड, ठीक है। दूसरा आपका अजम्पशन था, बिजनेस रिस्क रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये था, बिजनेस रिस्क रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये था कि आप कब जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा डेट यूज करो, कम डेट यूज करो, आपका जो रिस्क है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तीसरा इसका ये अजम्पशन था, 100% पे आउट और 100% रिटर्न। या तो आप पूरा का पूरा पैसा दे दोगे, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड या शेयर होल्डर्स को दे दोगे एज अ डिविडेंड, ठीक है। या तो आप पूरा का पूरा रिटेन कर लोगे, ठीक है। जो आपकी कैपिटल मार्केट थी वो परफेक्ट थी, ठीक है। इसके बाद चौथा जो आपका अजम्पशन था, रेशनल बिहेवियर था। में जो मैंने एक ग्राफ बनाया है, वैल्यू ऑफ फर्म इम्पैक्ट ऑन डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इसमें 100% पे आउट और 100% रिटेन का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान के चलो आपकी ग्रोथ फर्म है जिसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है जब आप पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हो आपका रिटर्न ज़्यादा है, जो आपको देना है ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। मान के चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक इन्वेस्टमेंट है जिसपे आपका रेट ऑफ रिटर्न है 15%, ठीक है। और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो इक्विटी का जो आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया है उसको आपको सिर्फ 10% देना है। तो इस कंडीशन में आप पर्टिकुलर पैसा को पूरा जितना भी 100% पैसे को रिटेन करोगे, रिटेन करने के बाद उसको इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। ग्रोथ फर्म हुई आपकी जहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। दूसरा आपका होता है डिक्लाइन फर्म जहां पे रेट ऑफ रिटर्न कम होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक है। तो ऐसी फर्म क्या करती हैं, जो उनका पे आउट होता है 100% होता है, पूरा का पूरा जितना भी प्रॉफिट होता है वो सब दे देते हैं एज अ डिविडेंड, ठीक है। और ग्रोथ फर्म पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका एक वो भी होता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है और कई बार पूछा गया। P इज इक्वल टू डी प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, E इज अर्निंग पर शेयर माइनस डी इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। फिर सेकंड वाली आपकी दूसरी थ्योरी आई जिसे गॉर्डन ने दिया था, गॉर्डन ने, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो 100% रिटेन करेंगे, पूरा का पूरा पैसा लेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे। इसमें एक चीज और जो नई आई थी, बी, जिसको बोलते थे ग्रोथ रेट, जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो क्या है वो और इसमें देखा जाता था, ठीक है। और बाकी सेम है, इसका भी फॉर्मूला सिंपल सा है, P इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस का ग्रोथ, जी जो है आपका BR के बराबर होता है, ठीक है। अब दूसरी जो थ्योरी थी वो इनरिलेवेंस थ्योरी थी, वो ये बोलती थी डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होता था। उसमें आपकी मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच है। तो इसको दो इसमें दिया गया था, पहले उसमें आपका क्या बोलते हैं कि टैक्स नहीं था, दूसरे उसमें टैक्स था। तो इन्होंने ये बोला था कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपका डिविडेंड क्या है। आपका अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छा है तो फिर आपका डिविडेंड भी अच्छा होगा और जो वैल्यू है फर्म की वो भी इंक्रीज होगी। डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। और इसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, P नॉट इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
सिंपल सा है। अभी इसको मैं और डिटेल में आपको जब पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा। आपको आंसर के लिए जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन था, आप उस क्वेश्चन का आंसर अब दे सकते हो। द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर ग्रोथ फर्म इज नील एंड डिक्लाइन फर्म इज 100%। देखो, ग्रोथ फर्म वो फर्म होती थी जिसका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से ज्यादा होता था। तो ये आपके गॉर्डन मॉडल में भी बोला गया था और ये वाल्टर मॉडल में भी बोला गया था। तो इसका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यार कोशिश करो यार, शेयर करो मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और अपना स्कोर लिखो, आपने 5 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। और आप ये फोकस करो कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो। मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूँ कि जैसे आपने पर्टिकुलर अगर इस कैपिटल बस्टिंग का एक बार क्वेश्चन कर लिया या पूरा कंसेप्ट समझ लिया, फिर अगली बार जब भी उसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए। बस मेरा ये फोकस है। ठीक है, थैंक यू।